कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी बिहार की सियासत की। बिहार की सियासत में एक तरफ पीएम मोदी हैं जो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और बिहार की जनता को सौगात पर सौगात दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन है जिसमें कला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। न सीट बंटवारे को लेकर बात सहमत हो पा रही है, न ही सीएम चेहरे को लेकर कोई सहमति दिख रही है। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में, जानेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात करें आरजेडी की, तो बिहार की सत्ता में वापसी के लिए आरजेडी हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच आरजेडी ने संगठनात्मक बदलाव करते हुए हाल ही में जगदानंद सिंह की जगह मंगनी लाल मंडल को बिहार प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। गुरुवार को पटना में आयोजित आरजेडी की राज्य परिषद की बैठक में मंगनी लाल मंडल को औपचारिक रूप से बिहार संगठन की कमान सौंप दी गई है, जिसके बाद सवाल उठने लगा है कि जगदानंद सिंह को लेकर लालू यादव और तेजस्वी यादव के मन में क्या चल रहा है। आरजेडी में उन्हें प्रमोशन मिलेगा या फिर किनारे लगा दिए जाएंगे। आरजेडी के राज्य परिषद की पटना में हुई बैठक में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सहित पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। इस दौरान जगदानंद सिंह भी उपस्थित रहे, जिसकी जगह पर मंगनी लाल मंडल की ताजपोशी की गई है। लालू यादव ने मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनने की बधाई देते हुए कहा कि अब इंतजार करने का समय नहीं है। जो व्यक्ति मेहनत करेगा और गरीबों के लिए दिन रात काम करेगा वो पार्टी का कैंडिडेट बनेगा। साथ ही उन्होंने जगदानंद सिंह का भी आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने पार्टी को बहुत आगे बढ़ाया है। अब सभी की नजर आरजेडी में जगदानंद सिंह के सियासी भविष्य को लेकर टिकी हुई है। बिहार की राजनीति में जगदानंद सिंह का अपना सियासी मुकाम है और लालू प्रसाद यादव के करीबी नेताओं में उन्हें गिना जाता है। आरजेडी के संस्थापक सदस्यों में से एक और लालू के साथ साथ तेजस्वी यादव के साथ भी जगदानंद सिंह के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। 6 बार विधायक और 1 बार लोकसभा सांसद रहे। 2019 में जगदानंद सिंह को आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 2020 के चुनाव में आरजेडी के प्रदर्शन में जगदानंद सिंह का अहम रोल माना जाता है। अब चुनाव से ठीक पहले आरजेडी की जगह अति पिछड़े वर्ग से आने वाले मंगनी लाल मंडल को कमान सौंप दी है, जिसके बाद पार्टी में जगदानंद सिंह के नई भूमिका को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं। आरजेडी की राज्य परिषद की बैठक में तेजस्वी यादव ने जगदानंद सिंह को पार्टी में राष्ट्रीय भूमिका दिए जाने की मांग उठाई। ऐसे में अब बिहार की सियासत में ये सवाल तेजी से गूंज रहा है कि आरजेडी में जगदानंद सिंह को क्या रोल मिलेगा। वहीं राज्य परिषद की बैठक के दौरान तेजस्वी यादव की मांग पर लालू यादव भी सहमति दिखाते हुए नजर आए। लालू यादव ने कहा कि जगदानंद सिंह को हम बहुत धन्यवाद देते हैं, उन्होंने काफी काम किया और पार्टी को आगे बढ़ाया है। मुझे भी 28 सालों से आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बिठाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लालू अपनी कुर्सी क्या जगदा बाबू को सौंपेंगे? मंगनी लाल यादव के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अब अगली 5 जुलाई को आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। लालू यादव ने जिस तरह से आरजेडी के 28 साल तक अध्यक्ष बनाए रखने के लिए धन्यवाद दिया है, उससे सवाल उठने लगा है कि क्या लालू यादव अब पार्टी के अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ देंगे? अगर लालू ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से अपने कदम पीछे खींचे हैं तो फिर क्या जगदानंद सिंह को कमान सौंपी जाएगी या फिर किसी दूसरे चेहरे की ताजपोशी होगी? तेजस्वी ने जिस तरह जगदानंद सिंह को राष्ट्रीय भूमिका देने की वकालत की है, उससे ये बात तो तय मानी जा रही है कि जल्दी जगदानंद सिंह को आरजेडी में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है, लेकिन उनका रोल क्या होगा ये साफ नहीं है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह पहले मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उसके बाद अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जगदानंद सिंह का नाम आगे किया गया है तो इससे बिहार के लोगों को बड़ा संदेश जाएगा। लालू यादव और तेजस्वी यादव की इस रणनीति के तहत लालू परिवार पर लगने वाले परिवारवाद के दाग को धोने के साथ साथ
सवर्णों खासकर राजपूत समाज को भी बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का लालू प्लान। लालू प्रसाद यादव अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव 2015 और 2023 में 2 बार डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाल चुके हैं, लेकिन सीएम की कुर्सी पर विराजमान नहीं हो सके हैं। इस बार आरजेडी बिहार की सियासी जंग फतह करने के लिए हर संभव दांव चल रही है। जाति समीकरण को दुरुस्त करने के साथ साथ गठबंधन में सहयोगी दलों का दायरा भी बढ़ाया है। लालू यादव ने कहा कि अति पिछड़े वर्ग को एकजुट कर मजबूत बनाना है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर उन्हें बैठाने के लिए भी सभी को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वो पिछले 28 साल से इस पद पर है। लालू यादव ने कहा कि बीजेपी और नीतीश कुमार को हटाकर अपनी सरकार बनानी है, गरीब और किसान की सरकार बनानी है और उनकी उम्मीदों को पूरा करना है। उन्होंने सभी से अपील की है कि वो पूरी मजबूती के साथ तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो फील्ड में जाकर पूरी मजबूती के साथ काम करें। लालू यादव ने युवा शक्ति और महिला शक्ति को जगाने की बात कही और अंत में सबको धन्यवाद किया। उन्होंने तेजस्वी यादव जिंदाबाद का नारा लगाकर ये संदेश दे दिया है कि आरजेडी का भविष्य तेजस्वी के हाथ में होगा। खैर, ये होगा या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लालू यादव के दुर्ग की तस्वीर बदल पाएगी बीजेपी। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी लगातार अपनी रणनीति पर काम कर रही है, साथ ही जो मुश्किलें वोट में सेंध लगा सकती है उस पर भी काम कर रही है। दरअसल सारण प्रमंडल को आरजेडी का मजबूत गढ़ माना जाता है। सिवान, सारण और गोपालगंज जिले में करीब 24 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां पर महागठबंधन का दबदबा है। बीजेपी लालू यादव के इस मजबूत दुर्ग को भेदने की हर संभव कोशिश में जुटी है, जिसके लिए पीएम मोदी की सिवान में जनसभा कराने की रूपरेखा बन गई। सिवान में दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की लिगेसी है तो छपरा लालू यादव का सदस्य क्षेत्र रहा है और वो वहां से चुनाव भी जीते हैं। इसके अलावा गोपालगंज में लालू यादव की पार्टी का दबदबा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सिवान जिले की 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी, जबकि केवल 2 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। 8 सीटों में बीजेपी को 2, माले को 2 और आरजेडी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। इसी तरह से गोपालगंज जिले की 6 सीटों में से 3 सीट महागठबंधन और 3 सीट एनडीए जीती थी। सारण जिले की 10 विधानसभा सीटों में से महागठबंधन 7 सीटें जीतने में कामयाब रही तो एनडीए को सिर्फ 3 सीटों से संतोष करना पड़ा था। इस तरह से सारण बेल्ट की 24 सीटों में से 16 सीटें महागठबंधन और 8 सीटें एनडीए ने जीती थी। सिवान बाहुबली रहे शहाबुद्दीन का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स करीब 25% हैं तो यादव वोट भी अहम है। इस तरह यादव मुस्लिम समीकरण के सहारे आरजेडी का दबदबा सिवान में रहा। इसके अलावा सारण और गोपालगंज इलाके में राजपूत और यादव वोटर भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसके जरिए लालू यादव ने इस तरह यादव मुस्लिम समीकरण के सहारे आरजेडी का दबदबा सिवान में रहा। इसके अलावा सारण और गोपालगंज इलाके में राजपूत और यादव वोटर भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके जरिए लालू यादव ने अपना वर्चस्व बनाए रखा। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के आरजेडी में शामिल होने के बाद सिवान में आरजेडी ने फिर से अपने किले को मजबूत किया। इसके चलते सिवान, सारण और गोपालगंज के 3 जिलों में बीजेपी के लिए चुनौतियां अभी भी कम नहीं है, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से एनडीए को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। पार्टी ने सिवान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। सिवान, गोपालगंज और सारण के 24 विधानसभा क्षेत्र के एनडीए नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राजनीतिक विश्लेषक की माने तो सिवान के सियासी समीकरण के चलते ही पीएम मोदी की रैली रखी गई, क्योंकि ये इलाका सारण प्रमंडल का हिस्सा है।
जहां महागठबंधन का दबदबा एनडीए से काफी ज्यादा है। ऐसे में प्रधानमंत्री की रैली को एनडीए के लिए सियासी माहौल बदलने और जन समर्थन जुटाने की बड़ी रणनीति माना जा रहा है। हालांकि आज पीएम मोदी ने जिस तरह सिवान में जाकर कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिवान में समीकरण बदल सकते हैं। अब बिहार चुनाव में क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।